नमस्ते बच्चों। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है सॉल्यूशन की वीडियो नंबर 10 के अंदर। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे इसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, अनुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है बेटा, ये लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक इन द सेंस यानी मेजर रूप से मैं बात करता हूँ तो अपन अब 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपके मैं गारंटी लेता हूँ 4 नंबर का रहता है आरबीएससी में, तो आपके 110% आप 4 में 4 कहीं नहीं जाएगा नंबर, है ना। तो अब इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, देखो ये जो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन 4 दे रखी है अपने सिलेबस के अंदर। कौन कौन सा है? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसे बोलेंगे क्वथनांक में ऊनियन बोलेंगे। फिर बोलेंगे डिप्रिसिएशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनुसंख्यक गुणधर्म होता है क्या है। तो आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको अपने शब्दों में परिभाषा लिखना। देखो बहुत सारी चीजें मैंने देखी है, रटा रटा लिख देते हैं तो मजा नहीं आता। अब खुद परिभाषाएं बनाए तब मजा आता है। मेरे हिसाब से अच्छा टीचर यदि कॉपी चेक भी करता है तो उसने देखा है कि कितना मतलब खुद ने लिखा है उसने ना, बुक की भाषा मत लिखा करो थोड़ा सा। तो ये देखो अनुसंख्यक गुणधर्म क्या कहलाता है, यानी अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो केवल और केवल किस पर निर्भर करते हैं, विलय के मात्रा पर निर्भर करते हैं, यानी उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों हैं वो सारे के सारे किस पर डिपेंड करेंगे कि अपने विलय की कितनी मात्रा, कितने विलय लिए उस पर निर्भर करेंगे। उन्हें क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म। यानी इस बात पर ये निर्भर नहीं करेंगे कि आपने कौन सा विलय दिया है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर नहीं करता, उसके नेचर पर निर्भर नहीं करता और कौन सा आपने विलय लिया, जैसे आपने शुगर लिया है ना, और मान लीजिए यूरिया लिया, तो इस बात पर निर्भर नहीं करता। वे गुणधर्म क्या कहलाते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यानी अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अपने शब्दों में लिख लो। सो ये कैसे कैसे डिफाइन करोगे बेटा, जब ये चारों पढ़ लेंगे तब लास्ट में आपको मैं फील करवाऊंगा कि जब हमने ये 4 पढ़े हैं तो वहां पर किस पे निर्भर कर रही थी चीजें, अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो बेटा इसके अंदर सभी के अंदर जो मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो स्टार्ट हुआ तो उसमें बताया था कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इन चारों में से क्वेश्चन आता है। और यदि मैं लास्ट के 3-4 साल की बात करता हूं तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, प्राशन दाब होता है, उससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बाकी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपन इसे कवर करते हैं आज। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वे होती है जो सॉल्यूट यानी विलय के जितने भी कण हैं उनकी जो संख्याएं हैं, कणों की संख्याएं उसी पर निर्भर करती है और किसी बात पर निर्भर नहीं करती। इसे मैंने पहले भी डिफाइन किया है जब अपन राउल्ट का नियम पढ़ रहे थे। और राउल्ट का नियम कौन सा, जो दूसरे वाला पढ़ा था, कौन सा, जब वोलाटाइल विलायक लेते हैं ना, सॉल्वेंट लेते हैं, और जब नॉन वोलाटाइल अपन ने सॉल्यूट लिया था, विलय लिया था, उस कंडीशन को वापस दोहरा रहा हूं, वही है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन। डन। तो बेटा ये जो आपको याद होगा राउल्ट वाला सेकंड लॉ, जिसके अंदर अपन ने क्या क्या लिया था, ये मान लीजिए अपन ने एक बीकर लिया छोटा सा, इसे क्या बोल दिया एक बार मैंने, विलय बोल दो। इसे क्या बोल दो, विलायक, बोले तो सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा बेटा, विलयन, बोले तो सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। अब बेटा मैंने एक चीज लिखी थी कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वास्तव में अपेक्षित अवनमन। अवनमन शब्द का मतलब कमी होती है। क्या होता है, कमी। तो अब इसने क्या लिया था, राउल्ट के नियम में आपको याद होगा कि जब विलय लिया था वो क्या था, अवाष्पशील था, यानी इसकी वाष्प बनेगी नहीं। क्या था ये, अवाष्पशील था, यानी नॉन वोलाटाइल। ठीक है, ये क्या था बेटा, वाष्पशील। और इसके बाद इसका हो जाएगा, ये तो वाष्पशील ही होगा क्योंकि इसमें वाष्पशील मिलेगा ना,
तो ये हो गया वाष्पशील। तो इसका मतलब इसके अंदर जो अपने ले रखा है विलय, उसकी वाष्प कितनी बनेगी, यहाँ पर वाष्प बनेगी क्या, नहीं बनेगी। वाष्प बनेगी क्या, नहीं बनेगी। इसका मतलब जो दाब है ना, जो वेपर प्रेशर, वेपर नहीं है तो वेपर प्रेशर कैसे आएगा, तो जो वेपर प्रेशर होता है। और अभी बताओ ये शुद्ध अवस्था में विलय है, तो शुद्ध अवस्था के लिए मैंने क्या लगाना बताया था आपको, बिंदिया लगाना बताया था। और विलय को अपन क्या मान के चलते हैं, हमेशा बी मान के चलते हैं। विलायक को क्या मान के चलते हैं, ए मान के चलते हैं। तो मैं लिखूंगा P नॉट B इज इक्वल टू 0, कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। अब इस पे चर्चा करते हैं अपन। ये देखो बेटा क्या है P यानी वेपर प्रेशर, देखो इसके अंदर क्या होगा, इसका आपने विलायक ले रखा है, यहाँ पर वेपर बनेगी, अरे बनेगी ना, बिल्कुल बनेगी सर। और ये कौन है सर, ए है। ए बोले तो कौन है, विलायक है। और किस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में क्या लगा दिया, ऊपर बिंदिया लगा दिया। अब ऊपर यदि इस साइड में क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था, जब राउल्ट का नियम किया था, मैंने कहा था कि जो शुद्ध अवस्था, देखो इसकी तो वाष्प बनी नहीं, तो इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। इसकी वाष्प कितनी बनी थी, P नॉट A बनी थी, यानी इसका वाष्प दाब कितना था, P नॉट A था। इसकी वाष्प दाब में कमी आई थी। मैंने आपको बताया था कि जब अवाष्पशील यानी नॉन वोलेटाइल को इसके साथ मिलाया जाता है तो कुछ एक नॉन वोलेटाइल इसकी सतह पर आ जाते हैं। तो ऊपर से जो वेपर, नीचे से जो वेपर आनी थी, यानी ऐसा होता है कि जो अवाष्पशील होते हैं ना विलय, वो इसकी सतह घेर लेते हैं। यहां से ही क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां से वेपर जाती है ना, पहले सतह पर आती है, सतह से ऊपर जाती है, तो सतह पर क्या होने लगी, ये अवाष्पशील कण आने लगे, यानी कुछ स्थान घेर लिया। तो नीचे वालों को जाने के लिए थोड़ा सा क्या मिला, जगह कम मिला। तो यहाँ पर यदि मैं वेपर प्रेशर की बात करता हूं तो क्या बनेगी, कम बनेगी। अब एक बात तो मुझे बताओ कि यदि मैं P विलयन लिखता हूं तो किस किस का होगा, P विलायक और प्लस क्या होता है, P विलय। अच्छा ये बात तो बेटा, ये P विलय तो कितना है, 0, क्योंकि दाब तो इसका तो वेपर बन ही नहीं रहा था। तो याद रखना है इसके अंदर P जो विलयन होगा, यानी जो कुल दाब होगा P विलयन का, वो किसके इक्वल होता है, P विलायक के इक्वल होता है। सर आपने नोट क्यों नहीं लगाया, बेटा नोट इसलिए नहीं लगाया, देखो ऊपर यहाँ पे नोट लगा सकते थे, नोट लगा सकते थे, गलत बात है। मैंने कहा था जब शुद्ध अवस्था में होते हैं ना, प्योर होते हैं, तो इस कंडीशन में आप नोट लगाओगे। यहाँ पे तो मैंने क्या बना दिया, विलयन बना दिया, तो आप नोट नहीं लगाओगे ऊपर। ऐसा बोला जाता है कि जो P विलयन होता है वो P विलायक के ही बराबर होता है। अब एक बात तो फाइनल थी बेटा अपना, क्या कि जो ये जो विलयन बना हुआ है इसके अंदर विलायक के सापेक्ष क्या बनी, कम बनी थी वाष्प। बस क्या बनी थी, कम, क्योंकि इसके अंदर तो यहाँ पर कोई कण आए नहीं है वाले, तो आसानी से इसकी वाष्प बन रही थी। जैसे मान लीजिए मैंने 4 कण लिख दिए तो इसके 4 बन रहे थे आसानी से, तो इसका P नॉट A दाब था, डन है ना। और यदि मैं इसका बोलूं कि ये वाला जो अवाष्पशील यदि इसके कण आ जाते तो इसको कम बनाएंगे, 3 ही लिखे मैंने, इसका वाष्प क्या बनेगा, कम बनेगा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अवनमन बोला जाता है। यानी वाष्प दाब में क्या आ जाता है, अवनमन। वाष्प दाब में क्या आ जाता है, अवनमन, यानी वाष्प दाब में कमी आ चुकी है। पहले वाष्प दाब कितना था, 4 के कारण था ऐसे एग्जांपल के तौर पे, और बाद के अंदर सिर्फ कितने कारण हैं, 3 के कारण है। तो इसके वाष्प दाब में ऑब्वियसली क्या आएगी, कमी आई है। अभी अपेक्षित वर्ड क्यों लगाया, अभी क्लियर करते हैं, मैं इसको आगे ले जाता हूं, ठीक है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, डन। तो ये मैंने राउल्ट के नियम में करवाया था एक बार, तो थोड़ा फिर से बता दूं आपको रफली ये चीजें। आपको यदि और भी डिटेल्स जानना है तो आप राउल्ट के नियम में चले जाइए, ठीक है ना। तो अब देखिए बेटा, ये मैंने लिखा है P विलयन इज इक्वल टू हो जाएगा P विलायक के। राउल्ट के नियम के अनुसार क्या, जो राउल्ट का जो नियम होता है उसके अनुसार क्या है कि जो P नॉट A विलायक A होता है, और इसे क्या लिखूंगा, XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P विलयन, ठीक है ना, ये चीज आ जाएगी। अब बेटा सिंपल सी बात है कि यदि मैं P विलयन है, अब XA है प्लस XB है, दैट इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था कौन कौन मिलाया गया था, एक इसमें विलय था, एक विलायक था, दोनों के जो मोल भिन्न होते हैं उनका योग हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। तो बताओ यहां से मैं XA को रिप्लेस कैसे कर सकता हूं, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB।
तो इसको यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो पी विलियन इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। फर्दर इसको करता हूं तो पी विलियन इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब मुझे एक्स बी के संदर्भ में इस फॉर्मूले को डिराइव करना था, तो बेटा मैंने क्या कहा कि इस पी विलियन को उस साइड में ले जाऊं, तो सीधा सा बात है पी नॉट ए एक्स बी, इसको उठा के इस साइड में पटक दो, तो ये क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी विलियन। और यहां पर एक्स बी क्या कर लोगे तो पी नॉट ए माइनस पी विलियन, और बटा में कितना आ जाएगा पी नॉट ए। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले लिखा था समीकरण नंबर 1 देता हूँ इक्वेशन नंबर, तो जो पी विलायक होता है वही क्या होता है पी विलियन। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो पी नॉट ए माइनस, अच्छा क्या लिख सकता हूँ पी ए लिख सकता हूँ, क्योंकि विलायक है ना, विलायक को ए से लिखा गया था, और ये क्या आ जाएगा पी नॉट ए, और यहाँ क्या रहेगा एक्स बी। ये यहाँ तक की बात की थी अपने राउल्ट के दूसरे नियम में, और इसी को क्या बोलते हैं आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स बी क्या कहता है, एक्स बी कहता है, देखो ऊपर वाला देखो बेटा एक चीज है, इसको सिर्फ यदि मैं बोलता हूं, इसको देखो ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि जो पी नॉट ए, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है बेटा, ये देखो ये है विलायक का वाष्प दाब, क्या है विलायक का वाष्प दाब जब क्या है शुद्ध अवस्था में, नोट लगा दे, देखो यहाँ पर नोट है तो शुद्ध अवस्था में, तो शुद्ध है तब। अब ये क्या है, ये विलायक का वाष्प दाब है, विलायक लिख दो या विलयन लिख दो, कारण क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पर विलय का तो कुछ है नहीं दाब, तो विलायक लिखो चाहे विलय लिखो, ए को विलायक भी लिख सकते हो, विलय भी लिख सकते हो, विलयन भी लिख सकते हो, तो विलायक और विलयन दोनों लिख सकते हो इसमें। तो का वाष्प दाब अशुद्ध बोले या फिर विलयन बन गया ना अशुद्ध अवस्था में। ये क्या कहना चाहता है तुम सोचो इसको। चलो ये कहता है कि वाष्प दाब जब सिर्फ कौन है विलायक शुद्ध अवस्था में, यानी जो पहले अपने बनाया था बर्तन, जब विलायक इस अवस्था में शुद्ध अवस्था में, यानी इसमें कोई भी विलय नहीं मिलाया गया था, ये तब का वाष्प दाब है जब क्या मिला दिया गया था, इसमें विलय मिला दिया था, और इसमें क्या आ गई थी कमी। तो देखो पी नॉट ए माइनस पी ए, मान लीजिए पहले कितना था 10 बार था, बाद में थोड़ी सी कमी आ गई, कितना रहा 9, तो ये कितना आ गया 1, तो ये 1 क्या कहलाएगा वाष्प दाब में कमी कहलाता है, वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिख जाएगा आपको, बोलेगा कि वाष्प दाब में कमी इतनी हुई, तो इसका मतलब वाष्प दाब में कमी इतनी हुई, तो आप लिखोगे पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू जितना भी दे रखा है उसे लिखना है, ऐसे क्वेश्चन करना आपको, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम भी आप ध्यान रखना। यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। अब बेटा देखो ये तो हो गया वाष्प दाब में कमी, किसके सापेक्ष, शुद्ध विलायक के सापेक्ष, सापेक्ष यानी आपेक्षिक या सापेक्ष बोल दो, किसी के सापेक्ष यानी होता है तो उसे आपेक्षिक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके सापेक्ष है कौन वाष्प दाब में कमी, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है पूरा आपेक्षिक अवनमन, क्या बोला जाता है आपेक्षिक अवनमन, और किसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन तो था, ये अवनमन ही है, वाष्प दाब में कमी है अवनमन में, तो किसके सापेक्ष है पी नॉट ए के सापेक्ष है, तो पूरी को क्या बोल दिया जाता है आपेक्षिक अवनमन बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब याद रखना कि एक्स बी इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, इसका क्वेश्चन करा हूं आपको, ठीक है बेटा। तो अब देखिए इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे कि जो एक्स बी था वो किसके इक्वल था, याद होगा आपको, साथ में दोहराइए पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, ठीक है। जहां क्या होता है, जहां लिखा करो थोड़ा सा, ताकि फॉर्मूले में जानकारी तो रहे आपको। पी नॉट ए माइनस पी ए क्या होता है, इसको डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी का मतलब है वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी या अवनमन, ठीक है ना, इसको लिखा करो। और पी नॉट ए क्या है यहाँ पर शुद्ध अवस्था में
शुद्ध विलायक बोल दो, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, ठीक है ये चीज है। अब बेटा ये एक्स बी क्या होता है, मैंने आपको एक्स बी क्या होता है, ये मोल भिन्न है, मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि खुद का मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। टोटल मोल कितना है, एक एन ए है प्लस एन बी है। खुद का मोल किसका, पी का, तो ऊपर क्या लिखेंगे एन बी, और ये पूरा का पूरा चल रहा है सिनेरियो, है ना। तो इसे समीकरण नंबर 1 दे देता हूं एक बार। तो पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए। अब बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, मोल बराबर क्या होता है, आपके जो सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला अभी काम आ रहा है बोर्ड लेवल तक, कौन सा कि, और वो बाकी आपको ना पता है कि मोल बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपको मैं सेपरेट वीडियो दूंगा मोल पे, से आपको दुनिया का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा मोल का, आई प्रॉमिस यू। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणु भार। तो भार को किससे लिखते हैं, डब्लू। मोल क्या होता है बेटा पता होगा आपको, मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार। भार को किससे लिखा जाता है, डब्लू, और अणु भार को एम से लिखूंगा, ठीक है। तो डब्लू बाई एम अपॉन डब्लू बाई एम प्लस डब्लू बाई एम। अब बेटा डब्लू किसका है, बी का, तो हमने लिख दिया बी, बी, और ये ए बी बी, ये वाला हो गया, और ये इक्वल हो गया पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, ये वाला सिस्टम है। अब बेटा ये फॉर्मूले, थोड़ा सा फॉर्मूले को अच्छा करने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि जब जो मोल है एन ए का मान यदि ज्यादा है, काफी ज्यादा है एन बी से, कारण क्या, विलायक को उन्होंने माना है इस फॉर्मूले के बाद, यहां से इसको आगे ले जाने के लिए उन्होंने माना कि एन बी का मान क्या होता है, एन ए का मान जो होता है एन बी से काफी ज्यादा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो एन ए प्लस एन बी है वो अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं, एन ए लिख सकते हैं, यानी एन बी को लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से डब्ल्यू बी बटा एम बी, बी वाले, और ये दोनों जोड़ है ना, इसको देखो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए बाई एम ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसको क्यों हटा दिया, क्योंकि मैंने अप्रोक्स माना है कि ये जो एन ए है, यानी जो विलायक के मोल है वो विलय से काफी ज्यादा है, तो इसका जो टोटल योग है लगभग क्या लिख सकते हैं, जो विलायक है उसी को मोल लिख सकते हैं। तो बेटा अब आगे देखिए इसके अंदर, इसको साइड में ले जाऊं, लगभग क्वेश्चन किसके ऊपर आता है, एम बी आता है, किस पर आता है, एम बी पर। तो मैं इसको इस साइड में ले जाता हूं, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए। अब पूरे फैक्टर को उठा के उस साइड में ले जाऊंगा, तो ये किस में लग जाएगा, भाग में था, पूरा का पूरा किस में लग जाएगा, गुना में। तो क्या लगा दूंगा, डब्ल्यू ए बटा एम ए, और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटा क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कल्टी मरवा लो, इसको इस साइड में ले जाओ, तो कल्टी मरवाऊंगा तो ऊपर क्या रहेगा, एम ए, और ऊपर रहेगा गुना में पी नॉट ए बटा पी नॉट ए माइनस पी ए, और इस साइड में कल्टी मरवा दी तो एम ए ऊपर हो गया, डब्ल्यू बी क्या, डब्ल्यू ए क्या हो गया नीचे, और इस साइड में ये जो डब्ल्यू बी है उसको क्या कर दूंगा, यहाँ से गुणा कर दूंगा, तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा, एम बी का आ जाएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसको एक फॉर्मूला ये है ना, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से आ सकता है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो जो एम बी आया है दैट इज इक्वल टू एम ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए इंटू क्या लिख सकता हूँ, एक्स ए लिख सकता हूँ क्या, एक्स बी लिख सकता हूँ क्या, इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, एक्स बी लिखूं या फिर कुछ और, बताओ। ये पी नॉट ए या पूरा पूरा सिस्टम है, इसको क्या लिख सकता हूँ, किसी को पता हो? हम लिख सकते हैं इसको 1/x। देखो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल था, एक्स बी के इक्वल था, तो ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x बी। तो ये फॉर्मूला भी बन जाता है, एक ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना। अब इसको याद कैसे रखोगे बेटा, मैं बताता हूँ आपको कि देखो बाबा याद रखना है इसका, बाबा, बाबा क्या याद रखोगे, बाबा। तो यहाँ पे लगाना एम एम डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी एम बी इज इक्वल टू एम ए
डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए। तो बाबा लगा के एम एम और डब्ल्यू डब्ल्यू लगा देना, फॉर्मूला याद हो जाएगा क्या कि एम बी इज इक्वल टू किसके होगा, एम ए ये लिख दिया, डब्ल्यू बी ये लिख दिया, डब्ल्यू ए ये लिख दिया नीचे की तरफ, और ये 1/x भी आप लिख देना इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, डन है ना बेटा। तो ये वाला भी फॉर्मूला बहुत यूज होता है। अब इसके अंदर बेटा आपको पता रहना चाहिए क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज नहीं है, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा। ये फॉर्मूले को पढ़ना आता है तो क्वेश्चन बड़े ही इजी होते हैं आपके। तो एम ए क्या होता है अपने शब्दों में पहले बोलो, फिर मेरी तरफ देखो। डब्ल्यू बी और एम ए ये अननोन है सारे के सारे, और ये क्या है एम बी, ठीक है। एम बी क्या है आपको क्या लगता है, ये बेटा हिंदी में बोलो मॉलिक्यूलर अणुभार है, और मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं इसको। किसका है, बी मतलब क्या है, विलयन। विलयन का अणुभार जब भी पूछेंगे तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। एम ए क्या हो जाएगा, है ना, किसका हो जाएगा, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, ये लेना बहुत जरूरी है। डब्ल्यू बी क्या होता है, भार है, डब्ल्यू मतलब भार है, किसका है, डब्ल्यू बी का है, बी मतलब विलय, तो क्या हो जाएगा, विलय का भार। और ये क्या है, विलायक का भार। बस ये थी इसमें सारी चर्चाएं। तो ये टॉपिक यही लगभग कंप्लीट होता है। अब इसके अपन करते हैं न्यूमेरिकल, ताकि इसमें ना क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं काफी। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बार थोड़ी सी इसकी स्टोरी बता देता हूँ। वापस क्या किया था अपन ने, हमने क्या किया कि इस टॉपिक को पढ़ते टाइम हमारा टॉपिक ये था कि जो यदि कोई भी शुद्ध विलायक लेते हैं जिसकी वाष्प बन रही थी, यदि उसमें एक ऐसा विलय डाल देते हैं जिसकी वाष्प नहीं बनती, जैसे शुगर ले लो, है ना, चीनी वगैरह, यूरिया वगैरह, इनकी वाष्प नहीं बनती बेटा। तो ऐसा विलय जब डालेंगे तो उसकी जो वाष्प बनी थी विलायक की, वो विलयन बनने के बाद उसकी वाष्प में क्या आ जाती है, कमी। तो उसके वाष्प दाब में भी क्या आ जाती है, कमी। और आपेक्षिक क्यों बोला, क्योंकि किसके सापेक्ष हमने फॉर्मूला निकाला था, विलायक की शुद्ध अवस्था के सापेक्ष निकाला था, इसलिए इसे आपेक्षिक बोल देते हैं, ठीक है। और लास्ट में अपन को ये क्वेश्चन रहेगा, ये पूछेगा कि एम बी डब्ल्यू बी एम ए अपॉन 1/x भी हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन रहेगा, इसको भी ध्यान रखना। ये 2-3 स्टार लगा लेना और इसको याद रखना, ठीक है। इस टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं। अब करते हैं इसके क्वेश्चन। तो बेटा एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, है ना, उसमें एनालाइज कीजिए कि क्या क्या गिवन और क्या क्या पूछा है। आइए आपके साथ में इसको पढ़ता हूँ कि जब विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब 10 mmHg घट जाता है। तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक तो ये बात कर रही है कि यार क्वेश्चन तो वहां से आया है, वाष्प दाब में अवनमन से, है ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से, क्योंकि इसमें देखो इसने कहा अवाष्पशील विलय डालना है और कमी भी आ रही है, कितना आ रही है, 10 mmHg आ रही है। उस समय उसने बोला कि विलयन में विलय के जो मोल भिन्न थे वो 0.2 था। तो ये कहना नहीं चाह रहा है कि कोई भी अपन ने विलायक लिया जो वाष्पशील था, उसकी वाष्पशीलता में कमी के लिए हमने एक अवाष्पशील विलय डाला जिसकी मात्रा कितनी थी, 0.2 थी। 0.2 विलय डालते ही, अवाष्पशील विलय डालते ही उसके जो वाष्पशीलता थी, यानी जो वाष्प दाब था, उसमें कमी कितनी आ गई, 10 mmHg आ गए। पहली बात है। दूसरी बात ये कहता है कि अब मुझे कमी चाहिए 20 mmHg की। क्या चाहिए, 20 mmHg। 10 तो कर लिए तुमने, अब मुझे चाहिए 20, है ना, क्या चाहिए, 20 mmHg चाहिए। तो उसके लिए विलायक की मोल भिन्न क्या होगी, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, देखो इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आसान सा तरीका बता देता हूं पहले आपको कि गिवन लिखा करो। सबसे पहले गिवन क्या क्या है, गिवन है सर, जब विलायक में जो डेल्टा पी है वाष्पशीलता, है ना, वाष्प दाब में कमी पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 mmHg। और इस समय x कौन है, विलय है ना, तो विलय किसे लिखते हैं, एक्स बी कितना था इसका, 0.2 था। पहली जानकारी अपनी ये हुई। अब दूसरी जानकारी ये क्या क्या पूछना चाह रहा है, इसने बोला कि यदि मेरा डेल्टा पी कितना होता है, इसको डेल्टा P1 बोल दो तो क्या, और इसको डेल्टा P2 बोल दो तो क्या, ठीक है। यदि कितना चाहिए, 20 mmHg चाहिए, तो इसके लिए विलायक की मोल भिन्न कितनी होगी। तो हमें क्या चाहिए, x विलायक चाहिए, तो A चाहिए, वो कितना होगा, ठीक है।
एक्स ए को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स बी निकालना पड़ेगा। तो एक्स बी निकालेंगे अपन, एक्स बी से आसानी से आपको निकाल देंगे एक्स। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको पता होता है कि जो डेल्टा P1 P0 A बराबर कितना होता है, एक्स बी होता है। अब हमें तो क्या चाहिए, क्या दे रखा है, एक्स बी दे रखा है, डेल्टा P1 दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, इसे शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब आ जाएगा। तो ये देखो P0 A इज इक्वल टू डेल्टा P1 बाय एक्स बी। तो बताओ डेल्टा P1 कितना है, 10 mmHg और ये एक्स बी कितना है 0.2। तब तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 50 mmHg। ठीक है, यानी जो अपना मान आ गया किसका, P0 A का जो मान आया वो कितना आ गया 50 mmHg, जो कभी चेंज नहीं हो क्योंकि शुद्ध अवस्था में विलायक का वास्तव है, तो ये 50 mmHg आ गया। अब हमें ये चीजें चाहिए, वापस फॉर्मूले को लिखो। एक्स बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि डेल्टा P2 लिखूंगा इस बार और P0 A लिखूंगा सिर्फ। P0 A ही क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि बेटा तो शुद्ध अवस्था में विलायक का वास्तव वो चेंज थोड़ी होगा ना, वो तो सेम ही रहेगा। तो हमने इसको यहाँ पर P0 A को P0 A लिख दिया। अब बेटा मुझे बताओ हमें तो क्या चाहिए, एक्स बी चाहिए एक बार। तो डेल्टा P0 कितने के लिए, 20 mmHg के लिए, तो जी के लिए, और कितना निकाला है आपने शुद्ध अवस्था में 50 mmHg। कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा, लगभग एक्स भी आएगा यहाँ पर 0.4, यूनिट कुछ होती नहीं, हमें तो एक्स ए चाहिए, तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो 1 माइनस 0.4 कितना आ जाएगा 0.6। यानी जब आप विलायक कितना लोगे 0.6 लोगे ना, तब कितना दाब आएगा, कितना कमी आएगी दाब में, 20 mmHg क्या चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप इसको कीजिए। डन। चलो एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक पर अपन करते हैं। इसमें क्या दे रखा है बेटा कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का जो वाष्प दाब था 92 mmHg था। ठीक है, फिर उसने क्या किया, 18.2 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया गया, जिसके अंदर वो जो आपने जल लिया था ना, कितना था 100 ग्राम जल था। तो उसने देखा कि विलयन का जो वाष्प दाब था वो 87 रह गया, पहले कितना था 92 था, अब कितना रह गया 87 रह गया। कारण क्या था कि हमने 100 ग्राम जल लिया विलायक के तौर पर जो वाष्पशील अवस्था में था, उसमें अवाष्पशील 18.2 ग्राम अपने एक अवाष्पशील विलेय डाल दिया, जिसके कारण इसकी वाष्पशीलता में कमी कितनी आ गई, ये 87 mmHg हो गया, कितने से 92, लगभग कितने की होगी 5 की कमी आ गई। तो इसने पूछा है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार कितना होगा, यानी इसने देखो नाम नहीं दिया, अब इसने पूछा है कि यह जो अवाष्पशील विलेय आपने ले रखा है उसका अणुभार कितना होता है। तो इन सब का रिलेशन यदि आपको दिमाग में आता है तो एक फॉर्मूला रहता है अणुभार का, मैं यहाँ पर ही देता हूँ कॉर्नर में, एक बार आपको अभी याद करवाया था मैंने कि WB क्या था, बाबा सूत्र था ना, तो यहाँ क्या लिखा था, सॉरी MB था, यहाँ क्या था MA WB बट्टा WA इनटू, ठीक है, इनटू क्या था 1 बटा एक्स भी लिख दो। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे चीज दे रखे। और एक्स बी कितना है, एक्स बी निकालना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा P0 A माइनस PA और बटा P0 A। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन आप खुद करना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे हैंडल करना। तो देखिए अब सबसे पहले गिवन लिखते हैं अपन, क्या क्या दे रखा है। गिवन के अंदर अपन को दे रखा है जल का वाष्प दाब। ठीक है, यहाँ जल किसका काम करेगा बेटा, विलायक का काम करेगा, क्योंकि देखो विलायक कितना मात्रा लिया जल का 100 ग्राम लिया है, और इसका अवाष्पशील विलेय कितना लिया 18.2 दिया है, तो इसके जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। अब इसने बोला कि जल का वाष्प दाब कितना था 92 mmHg था, तो वाष्प दाब किसका, पानी का, पानी बोलूं या फिर विलायक बोलूं तो एक ही बात है, विलायक को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और इस अवस्था में शुद्ध अवस्था में कुछ मिलाया नहीं ना अभी, तो ये P0 A हो गया, तो P0 A कितना दे दिया 92 mmHg। बेटा इसको अपने शब्दों में लिख लेना कि P0 A है क्या, इसको बोलते हैं, जीरो लगा होता है तो इसे बोलते हैं शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, दूसरा देखो बेटा क्या दे रखा है इसने बोला कि अवाष्पशील विलेय डालना है आपको, कितना डालना है, अवाष्पशील ग्राम में मात्रा दे रखी है, तो
भार होता है तो W से लिखा जाता है, और विलय के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे, WB लिखेंगे, और कितना लिखेंगे, 18.2 ग्राम। ठीक है। दूसरा, विलायक कितना लिया इसने, W भार लिया, उसका भी A लिया है, कितना लिया, 100 ग्राम ले लिया। जल्द, ठीक है। अब उसने बोला कि इसका विलयन का वाष्प दाब कितना रह गया, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होती है, कितना हो गया, P विलयन लिखूं, अभी बताया था, या फिर P विलायक, विलायक को किससे लिखते हैं भैया, विलायक को अपन लिखते हैं A से, तो PA भी लिख सकता हूं इसको, कितना दे रखा है इसने, 87 mmHg। ठीक है। और पूछा क्या क्या है अपन को, अवाष्पशील विलय पदार्थ का अनुभार, अवाष्पशील विलय को विलय, विलय किसे लिखते हैं, अनुभार पूछा तो M से लिखूंगा, और किसका पूछा है, विलय का पूछा है, तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें B लिखेंगे, तो MB कितना होगा, तो देख लो ये MB का फॉर्मूला। देखो क्या क्या चीज दे रखी है, आप पुट करना है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको MA दे रखा है क्या, MA क्या है, विलायक का अनुभार कौन होता है, जल, जल का कितना होता है अनुभार, M of H2O कितना हो जाएगा, H2 का कितना हो जाएगा भाई, इसका 16 होता है, इसका 2 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, टोटल 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो MA कितना आ जाएगा, MA लिखो इसको, MA आ जाएगा 18। डन है ये क्वांटिटी। अब आता है WB, WB कितना दे रखा है, 18.2, ये भी डन है। फिर कितना है, WA दे रखा है, वेरी गुड, WA भी दे रखा है। अब XB को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए अपन को, PA चाहिए, बिल्कुल चाहिए, PA पता है हमें, और P नॉट पता है क्या, बिल्कुल ये भी पता है, और ये भी पता है। तो सारी चीजें आपको दे रखी है, जब आप इसको पुट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 60.27 के लगभग आएगा। ठीक है, ग्राम पर ये बेटा इसी टॉपिक पर आपका थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा क्योंकि इसलिए नहीं करवा रहा कि ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम जो अपने पीछे वाला क्वेश्चन किया सेकंड नंबर, वो एकदम है ना, ये सेम से है दोनों के क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखना कि इसको क्वेश्चन को पहले लिखना कि गिवन क्या क्या है, उस हिसाब से जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया ठीक वैसे ही करके देखना, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपसे नहीं होता तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो कुछ हैबिट बनाओ खुद से भी करने की, और याद रखना इसका जो आंसर आएगा लगभग आएगा 170 ग्राम पर मोल आएगा ऑलमोस्ट। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना, 170 ग्राम पर मोल आएगा ऑलमोस्ट। तो ये करना, और जो भी बच्चा कर ले तो प्लीज अपना उत्तर है ना कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर 170 ग्राम पर मोल आए। ठीक है, जरूर लिखना कमेंट में आप क्वेश्चन करके, ताकि पता चले कितने बच्चे सच्ची में एक्टिव है, कितने लोग पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।